is on edge with respect to other Islamic countries because पाकिस्तान के पास जो इंडियन हेरिटेज है उसको भी वो एम्ब्रेस करे और एक्सेप्ट करे तो पाकिस्तान की जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए बहुत अच्छा संदेश जाएगा अपनी हेरिटेज से जुड़ करके और अपनी इस्लामिक जियोपॉलिटिकल आइडेंटिटी से जुड़ करके दे कैन डू मच बेटर। कोई जरूरी तो नहीं है कि आप पाकिस्तानी बनने के लिए भारत से नफरत सीखें। तो देखें अब्राहम अकॉर्ड में कम से कम उन फलस्तीनियों का हक तो मान लें कि जमीन पे कोई जगह तो उनको रहने के लिए चाहिए ना जी, जहां पे वो सैकड़ों हजारों साल से रह रहे थे वो तो चाहिए। तो सऊदी अरेबिया ने भी यही कंडीशन रखी हुई है ना कि जी एक पैलेस्टीनियन स्टेट को एक्सेप्ट कर लें और उसके बाद जो है हम अब्राहम या जो भी अकॉर्ड आप कहते हैं वो करने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं तो सोचें कि आखिर हम कौन हैं, हम क्या हैं और हमें क्या बनना है। और मेरा ये मानना है कि एक के एग्जिस्ट करने के लिए दूसरे का जो है एनहाइलेशन ये जरूरी नहीं है। हकीकत ये है कि उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हिंदुस्तान को जिस तरीके से जिस तरफ ले जा चुके हैं वहां पे ये जो कशमकश पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुई है ये बड़ी खतरनाक थी। और मैं ये समझता हूं कि इससे एक उनका जाती गुस्सा तो अपनी जगह, जाती एजेंडा तो अपनी जगह, लेकिन उन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है, इंडिया कह रहा है कि हमें लड़ना ही नहीं, हमें आपकी टेरिटरी को लेना ही नहीं है, तो फिर दिफा किससे करनी है? दिफा आपको अपनी नासमझी से करनी है, अपनी खुद की। आपको बैठना पड़ेगा, नए पॉलिटिकल फॉर्मूलाज ढूंढने पड़ेंगे और जिद से काम नहीं चलता, जिद से चीजें और बिगड़ जाती हैं। बैठिए, सोचिए और जो हुआ उसको पास्ट में डालिए और आगे बढ़िए। खेलती रही है। अब इंडिया इनकार करता है आने से। अब इंडिया कहता है कि जी पाकिस्तान थू पाकिस्तान से बात नहीं करना, पाकिस्तान ये सारे दहशतगर्द, पाकिस्तान ये सारे डिनाइल मोड में रहते हैं, पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं है, ये सारे आतंकवाद और ये सब कुछ। अगले दिन भी बात हुई थी, मैंने ये कहा था कि जी आप ठीक है, आप हाफिज सईद को, मौलाना मसूद अजहर को आप बेशक उनको आतंकवाद दहशतगर्द सब कुछ कहें, लेकिन फिर भी एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है कि जो होना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान पे हमला हुआ, बहरहाल यह पुरानी बात होगी, इसको सबने पीट लिया जितना पीटना था। मेरे हिसाब से सबका शौक पूरा हो गया जंग का। तो इसलिए वॉर मेजर साहब, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आप 4-5 दिन नहीं टिकते, मगर क्या करेंगे हम वो वॉर करके? बांग्लादेश का वॉर हमारा नहीं था। बांग्लादेश में वॉर हमने इसलिए लड़ा क्योंकि आप जिसको कहते हो कि हमारे घर का मसला था, आप हमारे घर में आ गए। आपकी डेफिनेशन ही इंटरनल मैटर्स की सही नहीं है। आपको इसके लिए यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 क्लॉज 4 पढ़ने की आवश्यकता है कि इंटरनल मैटर्स की लिमिट कहां शुरू होती है और इंटरनल मैटर्स की लिमिट कहां खत्म हो जाती है। Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है मेजर रजा ने और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। थैंक यू रिबाहा जी एंड थैंक यू मेजर साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, और वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान के जंग के बाद हमने बहुत सारी न्यूज़ एक दूसरे की जानिब से देखने को मिल रही है। कोई प्रोपेगेंडा हमारे सामने आता है तो कभी कुछ न्यूज़ जो है वो सामने आती है। तो आज एक और न्यूज़ भी सामने आई है कि पाकिस्तान ने रिलीज कर दी है BSF जवान जो कि इंडिया के थे और सोल्जर थे। इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ इंडिया जो है वो टर्की विजिट, यानी कि इंडियंस जो है वो टर्की विजिट नहीं कर रहे, बायकॉट कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, ये सारी चीजें जानेंगे। तो आगाज हम डॉक्टर साहब से करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या मसला है कि इंडियंस जो हैं वो टर्की का जो है वो बायकॉट क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे? और दूसरा, इस पाकिस्तान के बड़े अच्छे इनिशिएटिव पर आप क्या कहेंगे जो कि पूरे वर्ल्ड को एक पीस का मैसेज दे रहे हैं? कभी इतना अच्छा जोक करती है ना आप, ना दिल मेरा हंसने को करता है, लेकिन क्या करें कि इनिशिएटिव और वर्ल्ड पीस और पाकिस्तान कैसी बातें कर रही है। लॉन्ग वे टू गो। अगर आप लोग अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे जो सऊदी अरेबिया में प्ले आउट हो रहा है अभी, सऊदी अरेबिया में ट्रम्प साहब हैं और वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान साहब के कहने पर उन्होंने सीरिया के अगेंस्ट में सैंक्शंस हटाए। दे आर गिविंग सीरिया अ चांस टू रिबिल्ड द कंट्री एंड एज आई सेड, मैं इस पूरे रीजन में प्रधानमंत्री मोदी के बाद यदि किसी का सम्मान करता हूँ
तो वो मोहम्मद बिन सलमान साहब है. द मैन इज रियली विजनरी. ही नोज where to take his society. He is making all the good moves, all the good points, not for himself, but also for other countries like you to follow. तो बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पे डील्स हुई हैं, बहुत बड़े, बल्कि उन्होंने कहा सऊदी अरबिया को कि आप अब्राहम एकॉर्ड का पार्ट बने, जो कि एक अब्राहमिक फेथ के रिलीजन की जो कंट्री हैं, वो आपस में भी आपने देखा था कि यूएई में करवाया था, which is heading towards the recognition of UAE. और अब्राहम एकॉर्ड का मतलब है कि जो हॉस्टिलिटी है इन तीनों रिलीजन में, उसको जो है एक नया डिमेंशन दिया जाए, उस हॉस्टिलिटी को खत्म कर दिया जाए, एंड देन दीज 3 कंट्रीज विल वर्क एज अ इन टैंडम फॉर ईच अदर. तो ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव वो ले रहे हैं वहां से, और वो भी कह रहे हैं कि देयर शुड बी ट्रेड नॉट वॉर. आई थिंक पाकिस्तान को भी इसको सीखना चाहिए. पाकिस्तान इज ऑन एज with respect to other Islamic countries, because पाकिस्तान के पास जो इंडियन हेरिटेज है उसको भी वो एम्ब्रेस करे और एक्सेप्ट करे, तो पाकिस्तान की जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए बहुत अच्छा संदेश जाएगा, अपनी हेरिटेज से जुड़ करके और अपनी इस्लामिक जियो पॉलिटिकल आइडेंटिटी से जुड़ करके दे कैन डू मच बेटर. कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आप पाकिस्तानी बनने के लिए भारत से नफरत सीखें. What you should learn is to make best out of all the possibilities that is at your disposal. तो ये आपको करना चाहिए, और उसी हिसाब से हम ये कहेंगे. मगर ये चीजें कि आपने मेरे सैनिक को पकड़ लिया, हमने उसको पकड़ लिया, मार काट, यहाँ पे उसकी पैंट उतरवा के उसको गोली मार दी, ये सब का तो फ्यूचर भी नहीं है. आप कहीं भी आप देखो, जो भी मेजर फोरम्स है, यू आर एब्सेंट फ्रॉम देयर. पीपल आर टॉकिंग ओनली न्यूसेंसिकल वैल्यूज हो गई आपके लिए. कहाँ ले जाना चाहते हो आप इस चीज को? अब तो कहीं ना कहीं तो रुकें, कहीं ना कहीं तो सोचें कि आखिर हम कौन हैं, हम क्या हैं, और हमें क्या बनना है. और मेरा ये मानना है कि एक के एग्जिस्ट करने के लिए दूसरे का जो है एनहाइलेशन, ये जरूरी नहीं है. सो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले भी कहा था कि हम आपके साथ वॉर नहीं करना चाहते, इसलिए हमने कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, फ्रॉम द डे वन दैट मैन हैज बीन रिपीटिंग, कि हम आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक नहीं कर रहे हैं, हम आपके टेरर इंस्टॉलेशंस पे अटैक कर रहे हैं. और टेररिज्म से सारी दुनिया परेशान है. तो आप उनसे आपको इससे बड़ा और क्या प्रूफ मिलेगा? द होल लॉजिक ऑफ योर दिफाई जो पॉलिसी है कि हमें दिफा करनी है. जब कोई एनिमी नहीं है तो दिफा किससे करनी है? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है, इंडिया कह रहा है कि हमें लड़ना ही नहीं है, हमें आपकी टेरिटरी को लेना ही नहीं है, तो फिर दिफा किससे करनी है? दिफा आपको अपनी नासमझी से करनी है, अपनी खुद की. आपको बैठना पड़ेगा, नए पॉलिटिकल फॉर्मूलाज ढूंढने पड़ेंगे, और जिद से काम नहीं चलता, जिद से चीजें और बिगड़ जाती हैं. बैठिए, सोचिए, और जो हुआ उसको पास्ट में डालिए और आगे बढ़िए. एक ऐसा देश बन के उभरिए जहां पे लोग जाने से डरे नहीं, बल्कि जहां पे जाने के बाद लोग शेयर करें अपनी यादें, अपनी ताजा because you have so much to offer to the international community, so much. इंडियन हेरिटेज जिसकी दुनिया दीवानी है, वो है आपके पास. फ्यूजन ऑफ उज्बेक एंड मुगल हेरिटेज, उसको आप ऑफर कर सकते हो. so much to make out of every place. बट आपने ये जो किताबें और ये सब अनाप शनाप चीजें जो की हुई हैं, बच्चों का ऐसा जहन बना दिया है कि वो अपनी आइडेंटिटी से नफरत कर रहे हैं. आई थिंक इट्स नॉट अ गुड थिंग. आई होप सैनिटी प्रिवेल्स. कोई कल्चर सुपीरियर इंफीरियर नहीं होता है, सब मानवों के कल्चर है. ये बेसिक सी बात आप सीख जाएं, एंड देन वी हैव अ वेरी गुड फ्यूचर अहेड, नॉट फॉर अस, फॉर एवरीवन, फॉर द ह्यूमैनिटी. क्यों कोई डैनियल पर लाए और उसकी गर्दन कट जाए भारत में, पाकिस्तान में, क्षमा कीजिएगा? क्यों ना ऐसा हो कि सब आए पाकिस्तान में, कहें कि व्हाट अ कंट्री, व्हाट अ पीपल. तो ये आपको सोचना, आप कहां जाना चाहते हैं. जी सर, अभी भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जो पाकिस्तान, जो जिनके व्लॉग्स हम देखते हैं, और पाकिस्तान की खूबसूरती की बड़ी तारीफ करते हैं, और मतलब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है कि इंडिया जिस तरह खूबसूरती है, उस तरह पाकिस्तान में भी खूबसूरती है. तो मेजर साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं. क्या कहेंगे पाकिस्तान लोगों के को खूबसूरत बनाए ना. ज्योग्राफी के खूबसूरती की तो बात कोई कर ही नहीं रहा. अगर आप लोग खूबसूरत है ना, ज्योग्राफी में अगर सहारा भी है ना, खाली बालू भी है, तो भी लोग देखने आते हैं. सऊदी अरेबिया और इन सब में कोई बहुत खूबसूरत जगह नहीं है, बट उनकी ब्यूटी, उनका जो स्पेशल ज्योग्राफिकल टेरियन है, वो हो जाता है. पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, अनडाउटेडली. मेक द पीपल ब्यूटीफुल.
मेजर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के इस इनिशिएटिव को लेकर, और ट्रम्प का जो विजिट है, और ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया में उनकी जो बहुत बड़ी डील साइन होने जा रही है, आप इसको देखकर क्या कहना चाहेंगे? और जो पाकिस्तान ने ये एक इनिशिएटिव लिया है इंडिया के साथ, और पीस का, आज भी मैं देख रही थी कि जो सीज फायर है उसको कंटिन्यू किया जाएगा, आज दोबारा से टॉक हुई, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक तो ये कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि पीस की बात हुई और दोनों कंट्रीज के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, जिनको डीजीएमओस कहते हैं फौजी जबान में, उन्होंने आपस में हॉटलाइन पर रब्ता किया। अच्छा है, एक दूसरे से बात करते हैं। ये देखें, डॉक्टर अभिषेक जब बात करते हैं, मैं सुनता हूँ, मेरी बात वो सुनते हैं, तो जितने भी हम वो करें उसके बाद जाके सोचने का मौका भी मिलता है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान ने ये BSF कहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, जो रेगुलर आर्मी होती है उससे पहले बॉर्डर के ऊपर जो सिक्योरिटी फोर्स है उसको BSF कहते हैं। ये जो वाघा बॉर्डर के ऊपर आप देखते होंगे कि वो जो परेड के दौरान उधर से खाकी वर्दी में और पाकिस्तान वाली साइड से जो रेंजर्स हैं वो ब्लैक कलर के शलवार कमीज में जो परेड वगैरह करते हैं, सोशल मीडिया पे आप देखती होंगी, तो ये वो BSF जवान था कि जो इस सारी कशमकश के दौरान पाकिस्तान ने अरेस्ट कर लिया था क्योंकि वो हमारी साइड पे आ गया था, और उस वजह से अभी उसको जो है जब एज ए मेजर ऑफ पीस जेस्चर उन्होंने वहां से वापस भेज दिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब डॉक्टर साहब जो है वो अपने कीमती मशवरे, या मैं यूं कहूं कि मुफ्त के मशवरे जो है वो बेदरेग हमें देते हैं। उनको मैं कहूंगा कि वो ट्रम्प साहब से जरा ये भी थोड़ी सी मालूमात ले लें कि ये जो अहमद अल शरा अल जूलानी, पहले वो अल जूलानी कहलाते थे, जब से उनको टाई कोट पहनाया है अमेरिका ने और वेस्ट ने तो वो अल गुलानी कहलाते हैं। कुछ अरसे के बाद थोड़ा और फ्रेंच नाम हो जाएगा तो वह गुलानी हो जाएगा। तो उसके बाद तो अब चूंकि वो टाई कोट पहना दिया है तो अभी तक वेबसाइट से नहीं हटा कि उनके हेड मनी जो है कितने मिलियन डॉलर्स है। वो पहले एक जिहादिस्ट थे, फिर टेररिस्ट थे, फिर कितने लोगों को उन्होंने कत्ल किया, वो सब कुछ। लेकिन चूंकि अब ट्रम्प साहब ने पहना दिया है और इंडिया जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से ट्रम्प साहब की बात मानता है, तो इसलिए अब अल जुलानी साहब का फैसला बहुत अच्छा लग रहा है इनको। मैं वैसे जाती तौर पे सीरिया के लोगों के लिए खुश हूं कि जाहिर है उन पे सैंक्शंस, इतनी तंगी, इतनी लंबी जंग और ये सब कुछ हुआ, तो उसके बाद अगर वहां के लोगों को, वहां के आम लोगों को वो मिले तो वो तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी जहां तक पाकिस्तान और इंडिया की बात है, मैं मानता हूं कि डॉक्टर अभिषेक का हक है कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर की जितनी चाहें तारीफ करें, लेकिन हकीकत यह है कि उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हिंदुस्तान को जिस तरीके से जिस तरफ ले जा चुके हैं, वहां पे ये जो कशमकश पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुई है ये बड़ी खतरनाक थी। और मैं ये समझता हूं कि इससे एक उनका जाती गुस्सा तो अपनी जगह, जाती एजेंडा तो अपनी जगह, लेकिन उन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया था। तो अच्छी बात है फिर भी कि 3.5 दिन के बाद दोनों साइडों को यह समझ आ गई कि हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए, और इंडिया ने फिर अमेरिका को कॉल की और अमेरिका ने पाकिस्तान को, और फिर ये इन तीनों के बीच में मामला तय हुए और ये सारा कुछ खत्म हो गया। अब जो मैं डॉक्टर साहब की तरफ को तवज्जो दिलाना चाहता हूं ना, अब्राहम अकॉर्ड का इन्होंने जिक्र किया, तो देखें अब्राहम अकॉर्ड में कम से कम उन फलस्तीनियों का हक तो मान लें कि जमीन पे कोई जगह तो उनको रहने के लिए चाहिए ना जी, जहां पे वो सैकड़ों हजारों साल से रह रहे थे वो तो चाहिए। तो सऊदी अरेबिया ने भी यही कंडीशन रखी हुई है ना कि जी एक पैलेस्टीनियन स्टेट को एक्सेप्ट कर लें और उसके बाद जो है हम अब्राहम या जो भी अकॉर्ड आप कहते हैं वो करने के लिए तैयार हैं। और ये एक मेरे हिसाब से कतर के जो अमीर थे उन्होंने भी, जो ओमान के अमीर थे उन्होंने भी, सब ने अपनी बातचीत में या अपने उसमें उन्होंने ट्रम्प साहब की तवज्जो दिलाई कि बराए मेहरबानी गजा के जो बेकसूर, मैं उनको अब ना मुसलमान कहना चाहता हूं ना कुछ और, मैं तो उनको कहूंगा जो बेकसूर इंसान हैं, जो नहते इंसान हैं, स्पेशली जो छोटे छोटे बच्चे हैं और ख्वातीन हैं, कि उनकी तरफ भी बराए मेहरबानी तवज्जो कर लें। सिर्फ अमेरिका के बलबूते के ऊपर वहां पे वो जुल्म हो रहा है, अगर अमेरिका पीछे से हट जाए तो वो जुल्म आज ही रुक जाएगा। तो ये तो होगी उस इलाके की बातें। लेकिन पाकिस्तान में डॉक्टर साहब, मैंने आपको पहले बताया था कि 22 अप्रैल से लेके 6 मई तक पाकिस्तान में कोई बंदा ये यकीन नहीं कर रहा था कि कोई इस तरह की क्लैश होगी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान में सारे लोग बड़े शांत थे। उनको अफसोस था कि पहलगाम में जो वाकया हुआ है
वो ये समझते थे कि गवर्नमेंट अच्छी कोशिश कर रही है कि थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन ये तमाम चीजें ऑफर कर रही है, लेकिन 6 और 7 मई को कुछ हुआ या उसकी रात को जो कुछ हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में भी यकसर सोच बदल गई। और उसके बाद मैंने इसी प्रोग्राम में, या मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने ये कहा था कि अब मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए या किसी के लिए कि वो इसके ऊपर रिस्पॉन्स ना करें। और फिर डॉक्टर साहब एक चीज और समझिए, और वो ये समझिए कि देखिए हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान उसकी बनिस्बत साइज में, आबादी में, मतलब हर लिहाज से पाकिस्तान जो है इंडिया के करस्पॉन्डिंग नहीं है। तो इसलिए अगर इंडिया की तरफ से कोई एग्रेशन हो तो ये मुमकिन ही नहीं रहता कि पाकिस्तान उसका जवाब ना दे। अब मैं सिनेरियो बदलता हूं, मैं कहता हूं कि जी पाकिस्तान की तरफ से एग्रेशन हुई होती तो इंडिया के लिए मुमकिन था कि वो कहता है कि नहीं जनाब, हम नहीं इसको एड्रेस करना चाहते या हम इसको डिसमिस करते हैं। वो इसलिए कि जाहिर है उनका साइज बड़ा है, वो सब कुछ है। और वो तो बहरहाल मैं इसमें ये समझता हूं कि बावजूद तमाम बातों के मेजर साहब, क्या लगता है इंटरनेट जो है वो ठीक नहीं है? तो मेरे ख्याल में कि दोनों मुल्कों के बीच में ना अमन और अमान की बातचीत होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और अच्छा हुआ है ये जंग का शौक पूरा हो गया है। अब इसके बाद दोनों मुल्क जो हैं वो चैन से सोचें, 10-15 दिन चलो वो कह रहे हैं, उसके बाद चैन से सोचें कि हमने किस तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन मेरे ख्याल में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जी अमन और अमान की बातचीत कहना बड़ा आसान है, लेकिन हकीकत में कैसे होगी ये मुझे नहीं समझ आती। मैं डॉक्टर साहब से जरा सुनना चाहूंगा कि इनके मीडिया के बारे में इनकी क्या ओपिनियन है कि भाई ये जो सारी कश्मकश हुई इसमें इनकी मीडिया की जो थी और अब जो बातचीत हो रही है उसमें क्या इनको कोई अमन और आश्ती का रास्ता नजर आ रहा है? डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? और मेजर साहब ने भी आपसे सवाल किया, और जो सीज फायर को लेकर आज इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो है टेलीफोनिक दोबारा से जो राब्ता हुआ है, उस पर आपकी क्या ओपिनियन है, ये भी बताइएगा हमारे व्यूवर्स को। देखिए, पहले मीडिया वाले बात करते, मीडिया एंड ऑल दैट, ये भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। गवर्नमेंटल जो डिसीजंस होते हैं वो मीडिया से तय होती है क्या? मैं प्रोफेसर हूँ, मुझे बच्चे पूछे बोलते रहे ये मिश्रा इसको कुछ नहीं आता है, कई प्रोफेसर कई बच्चे बोलते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। भाई उनकी पर्सनल टॉक है, लेट देम डू। अब मेरे सामने मुझे पता है ये बच्चा मुझे गालियां देता है, पीछे मेरे सामने उसकी कॉपी आ गई, तो मैं क्या उसको फेल करूंगा जस्ट बिकॉज आई हैव टू सेटल हिज कोर्स विद हिम? ऐसे नहीं होता। मुझे बात ही नहीं समझ आ रही। मीडिया प्राइवेट चैनल है, दुनिया भर में मीडिया जो है वो बकवास करता है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी अनपढ़ बकवास करता है। आज आप प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो इतना जानते हैं और उनको दिन रात गाली देते हो, कैसे आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंची है? वो इसी मीडिया ने दिया है ना। जो अगर आपकी ये, इफ यू आर हैविंग अ बोन विद द कॉन्सेप्ट कि भाई मीडिया ने पाकिस्तान को बहुत पॉजिटिवली नहीं प्रेजेंट किया या इस पूरे वॉर में उनका रोल बहुत नेगेटिव हुआ, ये बात तो मैं आपको कह सकता हूं कि जिस बात के लिए आप प्रधानमंत्री मोदी से आप नफरत करते हो, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास हाफ कुक्ड हाफ बेक्ड है, वो सारे के पीछे मीडिया है। सारे के पीछे मीडिया है, प्रिंट एंड टेलीविजन बोथ। इनसे दुनिया चलती है क्या? भाई मीडिया जो है वो सारी दुनिया में वो डेमोक्रेसी का पार्ट है। इट्स अ पार्ट दैट वी हैव टू टॉलरेट कि वो कहेंगे आप अपना काम कीजिए। इस मीडिया के हिसाब से भारत की, जितना पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी को गाली नहीं पड़ी, उससे ज्यादा उनको भारत के मीडिया ने गाली दी है, मगर ही वाज चोजन एज अ प्राइम मिनिस्टर। अगर मीडिया डिक्टेट कर लेता आउटकम्स को तो फिर मीडिया सर्व ऑल पावरफुल हो जाता। भाई पीपल डोंट टेक देम सीरियसली। वो सुनते हैं और सुनने के बाद वो उसको बंद कर देते हैं, मगर करते वो है जो उनको समझ में आता है। डोंट क्वेश्चन द रेशनैलिटी ऑफ अ कॉमन मैन। तो पॉइंट ये कि ये तो मुझे बात ही नहीं समझ में आती इन अ सीरियस कॉन्वर्सेशन। इसकी बात उसने क्या कहा, उसने क्या क्या, दैट्स नॉट हाउ पॉलिसीज और थिंकर्स डिसाइड अबाउट समथिंग। जिनके पास पावर होता है वो डिसीजन लेते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड नॉट फॉर व्हाट पीपल आर सेइंग उसके बेसिस पे। तो ये मीडिया क्या कर रही है, मैं आपका मीडिया क्या कर रहा है, आपके मीडिया में क्या क्या चलता है, उसे लेकर क्या होगा? क्या वो आपकी मीडिया में आ रहा है कि हम लौंडिया बनाएंगे, हिंदी फिल्मों के एक्टर्स को लेकर लौंडिया बनाएंगे, तो अब इससे क्या रिलेशनशिप तय होंगे क्या? सो मीडिया का क्या है यार? मीडिया, आपके मीडिया ने आपके सारे इदारों को गालियां दी हैं, उनको आप लेके क्या करेंगे? बंद कर देंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपके मीडिया के हिसाब से डेमोक्रेसी इज द बिगेस्ट इविल ऑफ द पाकिस्तान। तो फिर डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर क्या होगा आपके यहाँ पे, बताइए?
डेमोक्रेसी आपकी मीडिया कहती है बिगेस्ट इविल है, आप कह रहे हो कि ऑपरेशन बदर और ऑपरेशन खंदक आप लड़ रहे हो, फिर कौन सी अच्छी चीज है? तो आप मीडिया को, दिस इज समथिंग, दिस इज फॉर किड्स, बच्चे हैं वो भाई, बोलने थे मेरे बारे में आप, दिस इज हाउ यू टेक इट। मेरे बारे में मुझे पता होता है क्रिटिसिज्म हो रही है, पीछे मेरी वो किया जाएगा, मुझे बुराई की जाएगी कि इसको कुछ नहीं आता। द पर्सन हु डू नॉट हैव द कैलिबर ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, वो मेरी काबिलियत के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहा होता है। सो मीडिया वाली बात तो आई थिंक इट इज समथिंग नॉनसेंसिकल, इसके ऊपर तो डिबेट भी नहीं करना चाहिए। दे आर फ्री, हर जगह पे हैं, CNN भी है, अल जजीरा भी है, BBC भी है, TRT भी है। TRT को खाली दुनिया के मुस्लिमों का दर्द दिखता है, उसको बाकी किसी का दर्द नहीं दिखता। सबने अपने अपने वो व्यूअरशिप बना रखी है, आप उसके हिसाब से चले। पर अब ये मीडिया तय थोड़े करेगी, बात यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग की। सो हैविंग आंसर्ड द मीडिया, सेकेंड चीज जो सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान की जंग का जो है वो सब तय हो गया और हिंदुस्तान जो है वो जंग के लिए वो जला था। देखिए, अगर हमें जंग करनी होती मेजर साहब, तो फिर ये बात यहां होती ही नहीं, आप ये बोल ही नहीं रहे होते। हमें युद्ध नहीं करना था, और ये बार बार हम कह रहे हैं, और बार बार मेरे ख्याल से जो, हेलो जी सर, देखिए मैं यही बात कह रहा था, मेरे ख्याल से या तो एक बात तो मैं समझता हूं कि सेंसिटिविटीज ऑफ टॉक दोनों तरफ से बहुत अलग अलग है, वो मैं समझ सकता हूं, बिकॉज ऑफ दी हम जैसे ग्रो अप होते हैं और कोई कैसे ग्रो अप होता है, वो दुनिया में उस चीज का बहुत फर्क पड़ जाता है। बट मैं जो बार बार आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर इंडिया को वॉर करना होता, वॉर, तो फर्स्ट डे इंडिया ये क्यों कहता है कि हमने आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक नहीं किया? आपके डिफेंस मिनिस्टर आके कह रहे हैं यस वी हैव दीज नॉन स्टेट एक्टर्स जो कि दुनिया भर में डर्टी वर्क टेररिज्म के फॉर्म में किए हैं, हमने तो उन पे अटैक किया। आर यू रियली वांट टू ग्लोरीफाई योरसेल्फ कि डैनियल पर्ल का हत्यारा किसी यहूदी की और हिंदू की और इसकी गर्दन काटने वाले लोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? तो फिर मेरे पास तो इसका कोई वो जवाब नहीं है। आई हैव नो आंसर्स टू दैट। आपको ये बैठ के सोचना पड़ेगा कि आप किसकी लड़ाई लड़ रहे हो। जब मिलिट्री पे हमने अटैक ही नहीं किया तो आप किसकी लड़ाई कर रहे हो? आप कह रहे हो हमने आपके सिविलियन को मारा। अगर हाफिज सईद सिविलियन है और मसूद अजहर सिविलियन है, तो फिर ये जो पूरी बात है ये कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि आप डिफेंस पाकिस्तान का कर ही नहीं रहे हो, बिकॉज कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ ही नहीं। आप डिफेंस कर रहे हो उन आतंकवादियों की जो आपको लगता है कि वो आइडिया ऑफ पाकिस्तान है। अदरवाइज एनी मैन विद अ रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग, विद अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, वो जो पढ़ लेता, जो मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इशू किया कि भाई हमने कोई मिलिट्री अटैक नहीं किया, मिलिट्री टारगेट को अटैक नहीं किया, हमने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक नहीं किया, सिविलियन इंस्टॉलेशन को अटैक नहीं किया, हमने अटैक किया है सिर्फ और सिर्फ आपके आतंकवादी ठिकानों को। तो मतलब आपका आतंकवादी हो तो ऑपरेशन बदर लॉन्च कर दो और उनको मुसलमान से, इस्लाम से खारिज कर दो, लेकिन हिंदू और यहूदियों की गर्दन काटे तो वो इस्लाम का चैंपियन है, उसको 2 करोड़ रुपए दे दो। तो अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है तो फिर मेरे पास शब्दों की कमी है और या मेरी अंडरस्टैंडिंग कमी है कि हम लोग बता ही नहीं पा रहे हैं आपसे कि वो पंगा क्या है। वॉर मेजर साहब, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आप 4-5 दिन नहीं टिकते, मगर क्या करेंगे हम वो वॉर करके? बांग्लादेश का वॉर हमारा नहीं था। बांग्लादेश में वॉर हमने इसलिए लड़ा क्योंकि आप जिसको कहते हो कि हमारे घर का मसला था, आप हमारे घर में आ गए। आपकी डेफिनेशन ही इंटरनल मैटर्स की सही नहीं है। आपको इसके लिए यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 क्लॉज 4 पढ़ने की आवश्यकता है कि इंटरनल मैटर्स की लिमिट कहां शुरू होती है और इंटरनल मैटर्स की लिमिट कहां खत्म हो जाती है। 1971 वॉर में इंडिया इसलिए नहीं जीता कि इंडिया सिर्फ पावरफुल था। इंडिया इसलिए जीता कि इंडिया आपको मिलिट्री डिफीट करना था। इंडिया को पॉलिटिकल जिम्मेदारी नहीं उठानी थी बांग्लादेश की। पॉलिटिकल जिम्मेदारी वहां के लोग उठाने को तैयार थे। आज की डेट में हम पाकिस्तान में आ जाए, पाकिस्तान की मिलिट्री को हराना हमारे लिए चुटकियों का काम है। मगर फिर क्या, व्हाट नेक्स्ट? हम वहां जाकर के इलेक्शन करवाएंगे, हम वहां जाकर के प्राइम मिनिस्टर बनवाएंगे, हम वहां जाके प्रेसिडेंट बनवाएंगे, क्या करेंगे हम? वो तो और ज्यादा रेडिकलाइज हो जाएगी सोसाइटी को, कहेगा ये हिंदू आके बैठा हुआ है, इसकी तो जान ले लो।
वो सोसाइटी जितनी अभी रेडिकलाइज नहीं है, इंडियन फोर्सेस को देखेगी वो ज्यादा रेडिकलाइज हो जाएगी, बिकॉज दुनिया, क्योंकि एक पाकिस्तानी को आपने हिंदू मुसलमान के दायरे से ऊपर उठाया ही नहीं. यू डिड नॉट क्रिएट अ सिंगल ह्यूमन इन पाकिस्तान, ऑल यू क्रिएटेड इज एन एंटी हिंदू मुस्लिम इन पाकिस्तान. वो दुनिया से अपने आप को जोड़ ही नहीं पाता. सो ये भाई, अब रही ट्रम्प साहब की बात. भाई मोहम्मद बिन सलमान साहब कह रहे हैं ट्रम्प साहब से कि आप हमें एक अपॉर्चुनिटी दीजिए टू बी द लीडर ऑफ दिस एरिया. टर्की को हम वो स्पेस नहीं देना चाहते हैं. आप मेरे कहने पे सीरिया के अगेंस्ट में ये सब हटाएं और आई विल सैंक्शंस हटाएं एंड आई विल इंश्योर कि सऊदी अरेबिया रेनेसांस के पाथ पे जाएगा और पूरा अरब जो खित्ता है वो रेनेसांस के पाथ पे जाएगा. जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं, he wants to take the leadership role. उनको दिया जा रहा है लीडरशिप रोल. He doesn't want to be the crown prince of Saudi Arabia only. He wishes to be the leader of entire, जो एक अरबी ताल ठोक के कहता है कि 27 या 24 अरबी कंट्रियां हैं, वो उसकी लीडरशिप चाहते हैं. वो तुर्की के हाथ में वो लीडरशिप नहीं देना चाहते और इसलिए वो डीहाइफनेट कर रहे इस्लामिक वर्ल्ड वर्सेस अरबिक वर्ल्ड को. वो अरबिक वर्ल्ड की लीडरशिप चाहते हैं, वो इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप नहीं चाहते. अगर इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप तुर्की चाहता है तो अरबिक वर्ल्ड की लीडरशिप जो है वो मोहम्मद बिन सलमान साहब चाहते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट द इस्लाम इज. अरब का नेशनलिज्म ही आपका रिलीजियस इस्लाम है. सो बॉटम लाइन ये है कि आप ट्रांजैक्शंस को पूरी कंप्लीटली नहीं देखेंगे, उसके पूरे ट्रांजैक्शन को नहीं देखेंगे, एक पार्ट को देखेंगे, तो फिर डिबेट, डिस्कशन या मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग एकदम खत्म हो जाएगी. यस, ये बहुत बड़े आतंकवादी थे जो अभी वहां पे ग्रुप बना है, बट नाउ ही हैज बिकम द हेड ऑफ द स्टेट. अमेरिका चाहे तो उनके ऊपर सैंक्शन कंटिन्यू कर सकता है, बट क्यों? वो उन्होंने कहा कि ओ प्रिंस, आई एम डूइंग इट फॉर यू. वो कह रहे हैं एक अपॉर्चुनिटी दीजिए, वी विल क्रिएट. वहां पे यंग YMCA का गाना बजा. सऊदी अरेबिया के उस प्लेटफॉर्म पे YMCA का गाना बजा. आप सोच रहे कहां जा रहा है सऊदी अरेबिया? सो मेजर साहब, पूरे ट्रांजैक्शन को देखिए. अगर आप सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के एक पार्ट को उठा लेंगे और उसकी कंप्लीट होल को नहीं देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग डिजास्ट्रस आएगी. ऑल आई एम सेइंग इज दैट फॉलो वेरी मैन्यूटली, मेटिकुलसली व्हाट Mohammed bin Salman is trying to do, first to the Arabic world and later on perhaps to the Muslim world. He's least bothered about the Muslim world at this point of time. He's basically concerned with the Arabic world. So ये है. बाकी क्वेश्चन मैं भूल गया, बाकी मेजर साहब को बोलने थे फिलहाल. मेजर साहब, आप काउंटर भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ इंडियंस ने टर्की को भी बायकॉट किया है. इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? और इंडियंस जो है ना, वो मैंने अगले दिन एक प्रोग्राम भी किया था. किसी ने मुझे उनके किसी मेजर साहब को पूछा तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं मालूम ये क्या पी पिला रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें जो हैं वो बगैर कुछ पिए पिलाए नहीं आप कर सकते. तो इसलिए अभी डॉक्टर साहब भी जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर हम जंग करते तो 2 दिन में खत्म कर देते. मैं कह रहा हूँ 2 मिनट में खत्म कर देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. और नहीं हुआ, उस पर अब क्या कर सकता हूं मैं, मतलब माजरत कर सकता हूं. नेक्स्ट टाइम जो है अब थोड़ा ख्याल रखेंगे, इस तरह की बातें. लेकिन मैं ज्यादा सीरियस बातों के ऊपर तवज्जो देना चाहता हूं. और जो सीरियस बातें हैं वो ये हैं कि देखें, इन्होंने कहा ना कि होलसम पिक्चर देखें, और मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि जी होलसम पिक्चर देखें. तो होलसम पिक्चर ये है कि मैं डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान के बारे में और स्पेशली पाकिस्तान के लोगों के बारे में आप जरूर मालूम कर लें. पाकिस्तान में इन्होंने कहा कि जी आपने सबको एंटी हिंदू बनाया, किसी को इंसान तो बनाया ही नहीं. तो मेरे हिसाब से तो लोग बने बनाए इंसान आते हैं, उसके बाद हम उनको कुछ और बना देते हैं. लेकिन वो जाहिर है कि फिर हर कल्चर, हर मजहब, हर जगह के लोगों का एक तरीका है. पाकिस्तान ने किसी सूरत, मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान अपने एक असूली मौक़िफ़ पे कायम है जो कश्मीर के हवाले से. उसके अलावा पाकिस्तान ने कोई मेजर डिस्प्यूट नहीं रखा हुआ इंडिया के साथ. ये वाटर मुल्कों के दरमियान बहुत बड़ा इशू होता है पानी का. पाकिस्तान का वो इशू सेटल्ड है इंडिया के साथ. तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में तो एक झगड़ा रह गया बुनियादी, वो उसका है कश्मीर का. वरना जब इंडिया आजाद हुआ था, पाकिस्तान आजाद हुआ था, उस वक्त ज्यादा मसाइल थे.
लेकिन कम होते होते बस वो सिर्फ एक कश्मीर का मुद्दा रह गया ना, वो कोई इतना मुश्किल मुद्दा नहीं है, उस पर दोनों देश बैठ के बात करें तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान से बावजूद तमाम खराबियों के रिबाहा, पाकिस्तान सेफ्टी के लिहाज से दुनिया का ज्यादा सेफ मुल्क है कंपेयर टू इंडिया। पाकिस्तान रिलीजियस टॉलरेंस के हिसाब से इंडिया से ज्यादा बेहतर मुल्क है। पाकिस्तान रेसिज्म या दीगर तमाम जो है ना कि जी नफरतें, उनके हिसाब से इंडिया से ज्यादा स्कोर करता है दुनिया भर में, हैप्पीनेस में ज्यादा स्कोर करता है। तो इसलिए डॉक्टर साहब को मैं ये कहूंगा कि ये जो इन्होंने एक मोटी सी एक अपने आगे एक वो लगाई हुई है ना जल्द, कि जब ये पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये वो खास किस्म का लेंस उठाते हैं और उसमें से देख के कहते हैं कि मेजर साहब तुम भी बेकार, तुम्हारा पूरा मुल्क भी बेकार, सारे बेकार। तो मैं उनसे ये कहूंगा कि या तो विजिट कर लें कि हम इनको बड़ा जबरदस्त होस्ट करेंगे, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इनको डायरेक्ट दिखाएंगे ताकि ये देखें और समझे कि पाकिस्तान में आम लोग, आम किस तरह के लोग हैं, किस के खेलती रही हैं। अब इंडिया इनकार करता है आने से, अब इंडिया कहता है कि जी पाकिस्तान थू थू, पाकिस्तान से बात नहीं करना, पाकिस्तान ये सारे दहशतगर्द, पाकिस्तान ये सारे डिनाइल मोड में रहते हैं, पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं है, ये सारे आतंकवाद और ये सब कुछ। अगले दिन भी बात हुई थी, मैंने ये कहा था कि जी आप ठीक है, आप हाफिज सईद को, मौलाना मसूद अजहर को, आप बेशक उनको आतंकवाद, दहशतगर्द सब कुछ कहें, लेकिन फिर भी एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है कि जो होना चाहिए उसके बाद। पाकिस्तान पे हमला हुआ, बहरहाल यह पुरानी बात होगी, इसको सबने पीट लिया जितना पीटना था। मेरे हिसाब से सबका शौक पूरा हो गया जंग का, तो इसलिए जंग को तो छोड़ देना जी साइड पे। अब दोनों कम से कम एक दूसरे को तस्लीम करने के लिए होते हैं। अब देखे ना, ट्रंप साहब किसी के कहने के ऊपर अपने दोस्ताने में दुनिया के या उनके अपने इदारों के रिकग्नाइज दहशतगर्द को खुली छुट्टी दे दें, माफ कर दें, कहें कि जनाब जाओ, सारी सैंक्शंस हट गई। अब मुझे बात तो बताएं ना, तो क्या सिर्फ एक मोहम्मद बिन सलमान साहब चाहिए थे उन सैकड़ों, हजारों, लाखों सीरियंस जो बेचारे भूख से मर गए, जिनके बच्चे मर गए? अमेरिका ने उन पर सैंक्शंस कायम रखी इसलिए क्योंकि अमेरिका की वो उसमें नहीं आ रहा था। ये डैनियल पर्ल का, बाकियों का नाम लेते हैं, उसामा बिन लादेन का, जो पाकिस्तान के दिफा मिनिस्टर ने कहा था ना, रक्षा मंत्री ने, उसने ये कहा था कि जी ये पूरी बात करें, वो जो डॉक्टर साहब कह रहे थे ना पूरी पिक्चर देखें, वो कह रहे थे पूरी पिक्चर देखें, हम पे इल्जाम ना लगाएं, उनके जो स्पॉन्सर हैं उनका भी नाम लें। तो उसके ऊपर फिर वो ब्रिटिश खातून, जो कि खैर से खुद भी अफगानी है ओरिजिनली, तो वो खामोश होगी ना, यल्दा जो है वो स्काई न्यूज की जो होस्ट थी। तो मैं ये कहूंगा कि देखें, पाकिस्तान को भी प्लीज उन चीजों के लिए जरूर ब्लेम करें कि जो पाकिस्तान के ऊपर आपका एक जायज एतराज है, लेकिन एक स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दें। वो स्वीपिंग स्टेटमेंट यहां पे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। डॉक्टर साहब, मैं ऑन ग्राउंड मौजूद हूं, मैंने किताबें पढ़ी हैं मेरे जमाने की, रिबाहा ने किताबें पढ़ी हैं अपने जमाने की, उनसे पूछें कि वहां पे कहां पे हमें हिंदू से नफरत करना सिखाया गया। कतअन नहीं। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि मेजर साहब आप अपने इंडियन हेरिटेज को ज्यादा तवज्जो दें, उसको ज्यादा जो है उजागर करें, वो यस आपकी बात मैं दुरुस्त मानता हूं। दूसरी तरफ देखें, ये भी बात इनकी दुरुस्त है कि जी मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं वो एक विजनरी लीडर हैं, वो अपने मुल्क को, अपनी ख्वातीन को ज्यादा बाअमल, ज्यादा उनको रोल, सऊदीया की जो सोसाइटी है उसमें एक नई डायमेंशन, नई तरजीह, नया रास्ता बनाने, वो मैं तस्लीम करता हूं और उसको मैं समझता हूं कि जी पाकिस्तान को बिल्कुल देखना चाहिए और जिससे भी सीखने का मौका मिले, भले इंडिया से सीखने का मौका मिले। लेकिन रिबाहा, ये जो एक रवैया है कि जिसमें बिल अमूम आपने पाकिस्तान को हर चीज का ब्लेम देना है, आपने पाकिस्तान के तमाम लोगों को जो है वो समझना है कि ये सिर्फ पैदा ही हिंदू से नफरत के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। अभी भी तो जो सारा कुछ हुआ है उसमें बहुत सारे मुल्क है। अभी देखे ना, क्या ये जो आप सवाल कर रही हैं बार बार कि जी इंडियंस जो है वो तुर्की नहीं जाएंगे, तो क्यों, क्या ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से वो तुर्की नहीं जाएंगे? भाई जाना चाहे ना जाना चाहे उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो एकदम से एटीट्यूड है ना कि जी इसका भी बाइकआउट कर दो, उसका भी बाइकआउट कर दो, इसको भी यूं कर दो, ये रवैया मेरे ख्याल में कि जी बेहतर नहीं है। लेकिन एनीवेज, इनका अपना मुल्क है, ये जैसे चाहें वहां के फैसले करें। मैं अपनी जाती नजर में ये समझता हूं कि ये जो चंद दिन के वाकयात हुए हैं, इनमें बड़ा सीखने का मौका मिला है। मैं डॉक्टर साहब से जाती तौर पे इसलिए खुश हूं कि डॉक्टर साहब फिर भी बातचीत करने में बिलीव करते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से नाखुश भी हूं, और नाखुश इसलिए हूं
कि डॉक्टर साहब ने खास अक्स बनाया हुआ है पाकिस्तान का, और वो समझते हैं कि यही है पाकिस्तान। ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में इंतहाई मॉडरेट लोग हैं डॉक्टर साहब। पाकिस्तान में अभी तक कोई रिलीजियस माइंडेड गवर्नमेंट फुल फ्लेज मेजोरिटी में नहीं बनी। फिर पाकिस्तान का मीडिया बहुत प्रो डेमोक्रेसी है। मैं जाती तौर पे ये चाइनीज मॉडल को ज्यादा पसंद करता हूं, और मैं समझता हूं कि एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी या आई डोंट नो एक फ्यूजन वाली डेमोक्रेसी वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैं खुद जाती तौर पे जब मैं डेमोक्रेसी, दुनिया की जो बड़ी डेमोक्रेसी है उनके रिजल्ट देखता हूं ना, ये बोरिस जॉनसन साहब, ये बाइडन साहब, मतलब वो मैं कहता हूं क्या उससे बेहतर लोग नहीं है सोसाइटी के अंदर। लेकिन बहरहाल वो एक अपनी जाती ओपिनियन है। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया बड़ा प्रो डेमोक्रेसी है जी। पाकिस्तान के अंदर जो है, आप मुस्लिम ममालिक में देखें, उनकी बनस्बत पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। यहाँ पे मार्शल लॉज लगे, सब कुछ लगे, लेकिन डॉक्टर साहब अब वो कहते हैं मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाना। पहले कोई 11 साल था, फिर 9 साल था, फिर 6 साल था, अब वो कहते हैं मुमकिन ही नहीं है। तो ये मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान के बारे में आप कह रहे थे ना कि जी मीडिया को ना सुने, सब कुछ करें, लेकिन डॉक्टर साहब यहीं पे आप मुझे वो मौलाना खादिम रिजवी की वीडियोस दिखाते थे कि ये देखें जी, ये कह रहे सर तन से जुदा। रिबाहा से पूछ लें क्या सेगमेंट है, क्या परसेंटेज है वो सोसाइटी का। तो इसलिए पाकिस्तान बड़ा मॉडरेट, हाँ बीच में हमारा टफ टाइम आया है, वो टफ टाइम गुजर गया है। वो टफ टाइम था कि जब ये अफगानिस्तान के अंदर जिहाद और ये सब कुछ चल रहा था, उस टाइम पे एक नेशनलिज्म, एक वो सारा जो है वो सेंटीमेंट एक दूसरी तरफ चला गया था। लेकिन इसी मुल्क ने मलाला यूसुफजई को प्रोड्यूस किया है। इसी मुल्क में बड़ी बहादुर बेटियां हैं, जिस तरह वो आसमा जहांगीर फौत हो गई हैं। मतलब पाकिस्तान की जो पहली प्राइम मिनिस्टर खातून थी, इस्लामिक दुनिया की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर, वो भी बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की थी। तो इसलिए डॉक्टर साहब पाकिस्तान मेरे हिसाब से बड़ा मॉडरेट मुल्क है। पाकिस्तान मेरे हिसाब से बहुत अच्छी इंसानी कदरें रखता है। पाकिस्तान मेरे हिसाब से बहुत सारी ऐसी चीजें रखता है, और मैं जाती तौर पे समझता हूं कि जी हिंदुस्तान में भी ऐसे ही होगा। लेकिन ये जरूर कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान में ये जो एक रवैया बन गया, आप इंटरनली जो भी करते हैं करें, लेकिन ये जो आपका रवैया बन गया है कि जी पाकिस्तान यूं है, तो मैं बड़े अदब के साथ आपको ये तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि पाकिस्तान बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। पाकिस्तान टोटली डिफरेंट सोसाइटी है। अच्छा और डॉक्टर साहब, क्या इससे बेहतर होना चाहिए? तो यस, मैं ये कहूंगा कि इससे बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल है, एक तो ये बताइएगा कि इंडियंस ने टर्की का बायकॉट किया है, और दूसरे नंबर पर कि इंडियन गवर्नमेंट ने ग्लोबल टाइम्स को भी ब्लॉक कर दिया है, बैन कर दिया है इंडिया में। तो ये क्या कहेंगे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से? देखिए, ऐसा है कि यही तुर्की में जब भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, इंडिया वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। और जब हमारे ऊपर दुश्मनी हुई तो आपको मारने के लिए इस्लाम के नाम पे उन्होंने आपको बम दिए, उन्होंने आपको ऑपरेटर दिए, ये जो ड्रोन्स थे उनको चलाने वाले, वो इस्लामिक जिहाद करेंगे और वो ये सोचें कि हम उनको बायकॉट भी ना करें। ये तो फिर बहुत ज्यादा मासूमियत वाली बात हो गई ना। वरना आपने तो उनको क्या भेजा था तुर्की में जब भूकंप आया था, उन्हीं का सामान उन्हीं को जो है आपने वापस भेज दिया था। भारत ने अपने डॉक्टर्स भेजे, अपने नर्सेज भेजी, रिलीफ मटेरियल भेजा, वहां पे खड़ा हो गया भारत ने। एक बार भी नहीं कहा कि तुम मुसलमान हो और तुम हिंदू हो। ये तुर्की को भारत ने दिया, और भारत को तुर्की ने क्या दिया कि आप चुपके से ड्रोन में मिसाइल दोगे कि इन काफिरों को मारो, और आप बनाओगे इस्लामिक उम्मा का वो ये आर्क कि हम जो है वापस से ऑटोमन एम्पायर थे। तो तुर्की एक सुन ले कि गाड़ दिया हमने तुर्कों को यहीं पे 600 फीट नीचे। तुर्कों के जो वंशज हैं वो कहीं यहाँ पे कूड़ा करकट उठाते हैं, कोई जानता भी नहीं है। आपकी सोसाइटी में उनकी क्या वैल्यू है मैं नहीं जानता। तो तुर्की में अगर गट से सीधा लड़के देख ले। दूसरी बात जी, आपने कहा कि हिंदू हेट्रेड आपके यहाँ पे नहीं है। मैं हैरान हो गया यार। कल्चर टू नेशन थ्योरी को बोलने वाले आपके ये हैं, क्या नाम है, आसिम मुनीर, अभी बोला है उन्होंने कि हम अलग है जी, हमारा कल्चर सुपीरियर है, हम ये हैं। आपके जज बोलते हैं कि हम हिंदू का नाम नहीं लेना चाहते। डिसीजन आप क्या देते हैं? किसी वकील ने कोर्ट कर दिया, इंडियन जजमेंट कोर्ट ने कहा जी ये सब मत रखो। मैंने फिल्में देखी है जहां पे वो हिंदू को कहते हैं कि ये तो घटिया लोग हैं और हमारी इनसे जान छुड़ाओ। यार आपकी किताबों में लिखा हुआ है कि हिंदू बनिया जो है वो मकार होता है। हमारी आपके साथ हो चुकी है, कक्षा 9-10 की किताबें मैंने पढ़ी हैं, लेकिन डिनाई कर देना कि जी हमारे यहाँ हिंदू हेट्रेड नहीं फैलाई जाती, वही बात अलग है। बहुत बढ़िया।
फिर इन्होंने रिपोर्ट्स की बातें करी कि जी उस रिपोर्ट में हैप्पीनेस में हम ज्यादा है, रिलीजियस टॉलरेंस में ज्यादा है। भाई आपके रिलीजन का प्रीचिंग ही है कि सब गलत है और एक दिन ये सब खत्म होकर के गजवा हिंद होकर के यहाँ पे आपको इस्लाम को नाफिज करना है। आपकी रिलीजियस टीचिंग ये है, तो आप हमसे ज्यादा वो कैसे हो सकते हो भाई, क्या नाम है, टॉलरेंट। हमारी रिलीजियस टीचिंग ये है कि आप भी सही हो, हम भी सही हैं। हम तो कह रहे हैं ईश्वर और अल्लाह एक है। आप बोल सकते हो क्या ईश्वर अल्लाह तेरो नाम? गर्दन उड़ जाएगी आपकी वहां से। राम राम कहने पर तो आप लोग का छाती फटना लगता है कि हम राम का नाम नहीं लेंगे, हम श्री कृष्ण का नाम नहीं लेंगे। अपनी धरती से जो भगवान थे उसको आपने उखाड़ के फेंक दिया। आप रिलीजियस टॉलरेंस सिखा रहे हो कि हमारे यहाँ रिलीजियस टॉलरेंस है। इस्लामाबाद में एक मंदिर बनना हुआ तो सारे मौलवियों ने आके छाता वो कर दिया। एक कादियानी को बचाने के लिए डिसीजन लिखा था, आपके सुप्रीम कोर्ट के जज ने सारे के सारे मौलवी पकड़ के गर्दन पकड़ लिए, बोला कि ये ठीक करो डिसीजन। आप हमें रिलीजियस टॉलरेंस सिखा रहे हो यार। और रही बात ये रिपोर्ट्स की कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में हैप्पीनेस इंडेक्स में हमें वेस्टर्न उसकी जरूरत नहीं है। वेस्टर्न जो स्कॉलरशिप है उसने 1947 से लेकर 1950 तक में लिखा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिब्लिकल नेशनहुड कि पाकिस्तान का सर्वाइवल रेट का चांस 99.9% है, इंडिया के सर्वाइवल के चांस जो है 0.99% है। क्यों? क्योंकि इंडिया इज ए कॉन्ग्लोमरेट ऑफ सो मेनी नेशंस। ये तो इकट्ठे ही नहीं रह सकते। उनको पता ही नहीं था कि वेद ने इस पूरे समाज को हजारों वर्ष से बांधा है, बांधा रहेगा। और जब तक वेद है, जब तक हिंदुत्व है, ये भारत ऐसे ही चलता रहेगा। चाहे आप जितने भी रिलीजन ले आइए, चाहे जो और ये कम्युनिस्ट वाले डॉक्ट्रिन ले आइए, कोई इसको तोड़ नहीं सकता। आप टूटे इसलिए कि आप हमारे में से अलग थे। आपने कहा हमें हमारा घर अलग दे दो, हम अपने घर में इस्लाम के नाम से जीना चाहते हैं। हमने कहा चले जाइए, वरना ना तो कोई मुगल हमको तोड़ पाया, ना तो कोई अरब हमको तोड़ पाया। ये सब यहाँ आया आक्रांता के रूप में दबा दिए गए। फिर जी आपने मुझसे ये कहा कि जो सऊदी अरेबिया का पिक्चर देखी है और कैसे अमेरिका ने उसमें रोल प्ले किया है, क्या नाम है, मिडिल ईस्ट में उनको बर्बाद करेंगे। आपको सिर्फ अमेरिका का दिखता है। हुथियों के ऊपर अटैक नहीं किया, ये यमनियों के ऊपर सऊदी अरेबिया ने अटैक नहीं किया था। आपसे तो सऊदियों ने कहा था कि हम अटैक कर रहे हैं, हमको सोल्जर्स दो। तब आप लोगों ने मना कर दिया था कि हम जो है सऊदी अरेबिया के वॉर में नहीं जाएंगे पार्टिसिपेट करने, क्योंकि आपने हाथ जला लिए थे अपने अफगानिस्तान में। तो सऊदिया किसी को मारे जी तो वो बहुत अच्छा। और क्या असद जी को हटाने में सिर्फ अमेरिका का हाथ है? असद को हटाने के पीछे सऊदियों का हाथ था। सऊदी चाहते थे कि असद वहां पे ना रहे और उन्होंने अमेरिकन हेल्प लिया, वहां पे ये सब करवाया कि डेमोक्रेसी ना आ जाए और ये ना डेमोक्रेसी की जो बीज है वो कहीं सीरिया में ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने वहां पे खाना जंगी शुरू करवाई। अमेरिका तो सऊदिया की लड़ाई लड़ रहा था वहां पे भाई, वो तो रशिया ने आकर के असद को सिक्योरिटी दी हुई थी। तो ये जो ISIS है, इन सबको पैसा और माल और असद कौन देता था? ये सऊदिया देते थे, यही सब लोग देते थे। सऊदिया ने यहाँ पे ये जो आप जिन मदरसों को आज आप अपना बनाने में शर्माते हो, इनके पैसे भी सऊदियों ने डाले थे कि वहां भी इस्लाम फैलाओ यहाँ पे। आज वो पीछे हट रहे हैं। तो देखिए ये कि जी मुसलमान मारे तो जी बहुत अच्छा है जी, लेकिन अमेरिका मारे तो अमेरिका दुश्मन है, भारत दुश्मन है, हिंदू दुश्मन है और ये सब बातें। मतलब श्रीलंकन को जिंदा जीते जी जला दो, डैनियल पल को मार दो और ऐसे लोग आपकी सोसाइटी का मेन फ्रंट बने रहे, इनके लिए आप लड़ना चाहते हो। बार बार मैं कह रहा हूं इंडिया वॉर नहीं चाहता था, पर मानने को तैयार नहीं है। कह रहे नहीं जी हम तो यहाँ से टेररिस्ट भी पालेंगे और हम यहाँ पे ऐसे लोगों को, दाऊद इब्राहिम को, मसूद अजहर को, इन लोगों को सुरक्षा भी देंगे, लेकिन आप अगर इनके कार्रवाई करोगे तो जी वो तो हमारे ऊपर वॉर है। तो अगर टेररिस्ट से लड़ना आपके लिए वॉर है तो ये वॉर है फिर आपके खिलाफ। और फिर बलोचिस्तान में क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए मेजर साहब, अगर आपको लगता है कि बलूचिस्तान भारत की इजाद है, भारत ने किया अगर बलूचिस्तान, तो ये फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग का मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। बलूचिस्तान जब बना न तब हमने आपको उसमें, आपके पास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है बलूचिस्तान के साथ रहने की, वरना बांग्लादेश में भी इंडिया ने कर दिया, बलूचिस्तान में भी हमने कर दिया। ये आप ऑपरेशन बदर क्यों लड़ रहे हैं? यहां भी इंडिया है, TTP भी इंडिया है, बलूचिस्तान भी इंडिया है, बांग्लादेश भी इंडिया है। क्या है इंडिया भाई? हम TTP भी करवा रहे हो, बलूचिस्तान भी करवा रहे हैं आपके हिसाब से। आपके लोग बोलते हैं ना TTP को इंडिया जो है वो पैसे देता है। डॉक्टर साहब ये मैं माजरत आपकी थोड़ी सी वो सर, मैं अपनी एक नुक्ता वजात कर दूं, फिर आप बेशक बोलिएगा। जी बोले। जो बलोचिस्तान के अंदर, बलोचिस्तान के लोगों की जो आप कहते हैं ना कि जी वो जो नाराज फैक्टर है, उसकी तहरीक है, वो सेल्फ सस्टेन नहीं है, उसको कहीं से लाइन मिल रही है और वो लाइन नेचुरली सिर्फ इंडिया है। फाइनेंशियल
देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इससे हो सके तो आप समझिएगा, वरना बेसिक अगर डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग कम होगी तो इश्यूज कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाएंगे। तो एलटीटीई ने श्रीलंका में परेशान कर दिया था सबको, और चूंकि तमिल एक पार्ट हमारे यहाँ भी रहता है, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर था एलटीटीई का, जो भी पार्ट होता था, जो भी रोल होता था श्रीलंका में उसके फेवर में। लेकिन इंडिया को जब श्रीलंका ने बताया कि भाई आपके यहां से ऐसी चीजें हो रही हैं, इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी, आईपीकेएफ कहते हैं, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस, अपने लोगों के अगेंस्ट में। चूंकि प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या सिर्फ इसलिए हुई चूंकि यहां हमारा जो अपना पॉपुलेशन था तमिल का, वो नाराज हो गया कि आपने हमारी ही तहरीक में या हमारे ही मूवमेंट के अगेंस्ट में इंडियन आर्मी को कैसे भेज दिया, वो हमसे कैसे लड़ सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या की गई। मैं आपसे क्या क्या कह रहा हूं बार बार, कि अगर आपकी जो लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं, तो उनके भारत के उकसाने से वो पाकिस्तानी होना बंद नहीं कर देंगे। पंजाब को क्यों नहीं उकसा पा रहे हम क्यों नहीं उकसा पा रहे हैं सिंध को और दूसरे पार्ट को? Why aren't we able to create the same kind of movement in other part of the Pakistan? भाई देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ढूंढिए। जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के नाम पे आप रहना चाहते हो वो आपको नहीं जोड़ सकती, और आपको नहीं मेरे बातें माननी है। आप जो चाहें वो कहें, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जनता को जवाब आपको देना है, मुझको नहीं देना। आपने दूसरी बात कही कि आपके यहाँ पे कभी रिलीजियस गवर्नमेंट नहीं बनी। आपकी हर गवर्नमेंट रिलीजियस गवर्नमेंट है, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन और पॉलिटिकल गवर्नमेंट का सेपरेशन नहीं है, बल्कि मिक्सचर है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा हुआ है कि जो इस्लामिक काउंसिल है वो उसकी पावर ज्यादा है आपके मजलिस शुरा से, क्योंकि मजलिस शुरा कोई भी नॉन इस्लामिक लॉ बना ही नहीं सकता, उसके पास इतनी क्षमता ही नहीं है। तो आपका ये आर्गुमेंट, जी हमारे यहाँ कभी रिलीजियस गवर्नमेंट नहीं बनी, भाई जो रिलीजन के थ्रू जो लोग पावर इस्तेमाल करते हैं वो गवर्नमेंट से ऊपर है, गवर्नमेंट की औकात नहीं है उनके आगे कुछ। तो वो दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स एंड मच पावरफुल फोर्स, ये आपको भी पता है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन वीकर गवर्नमेंट बनाता है, वरना सारी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म होता है जब सेपरेशन ऑफ रिलीजन और स्टेट होता है। और इसको मैं आपके लिए साधारण भाषा में समझा दूं, जब तक आप कुरान में से लॉ की बनाने की पावर निकाल करके और वो पाकिस्तान के लोगों में नहीं दे देंगे, तब तक जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बन ही नहीं सकती। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का मतलब सेक्युलरिज्म होता है। तो आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजल्ट ऑफ सेक्युलराइजेशन, वरना तो सारी लॉ की पावर और सारा लॉ जो है वो तो आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है हदीस और सूरा के और कुरान के फॉर्म में। फिर आपको क्या जरूरत है पार्लियामेंट्री बॉडीज की? तो चूंकि ये सब आर्गुमेंट आपने अपने लोगों को, पता नहीं, मुझे नहीं लगता आपके प्रोफेसर्स क्या कर रहे हैं, जो आपको इतनी सी बात नहीं समझा पा रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट इस्लामी गवर्नमेंट है। आपकी जो बाकी के इस्लामिक पावर है वो गवर्नमेंट से ऊपर बैठते हैं। एक आदमी ने इस्लाम के नाम पे उसको मार दिया था, सलमान तासीर जो है। भाई आपकी ये आर्गुमेंट ना दे, योर कंट्री इज अ रिलीजियस कंट्री, योर कॉन्स्टिट्यूशन इज सबसर्विएंट टू कुरान एंड सुन्ना, whereas all over the world the first principle to have a constitution is that constitution is the supreme law of the land. Supreme law of the land. Is your constitution supreme law of the land? No. Quran and Sunnah is the supreme law of the land. तो आप मिक्स कर रहे हैं। देख, अब आप अगर मेरी लीगल एबिलिटी को डाउट करेंगे तो फिर मैं अभी आप उसको ना लाएं, अपनी जातियात को। मैं जनाब आपकी इल्मियत का और आपकी लीगल, मैं इल्मियत बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं आप जाके पढ़ लें किताब। मैं ये नहीं कह रहा हूं। नहीं, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट्स एंड पीसेस में पढ़ा है, मैं इसको दोबारा से देख भी लूंगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को पढ़े हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझ रहे। जैसे आप कहते हैं कि कुरान पढ़ने से आपको कुरान समझ में नहीं आती है। आप कुरान के प्रोविजन पढ़ लेंगे तो आपको कुरान समझ में नहीं आएगी, आपको तफसीर समझना पड़ेगा, आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, आपको प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इसमें एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूं कि जो मेरी समझ है उसके मुताबिक वो हाकमियत आला का तस्वर है कि वो अल्लाह ताला की है। इंसान जो है वो अल्लाह ताला का नाइब है दुनिया के अंदर, और ये रहनुमाई के लिए कि जी वहां से गाइडेंस और ये उस एक एहतराम और उस सारी सूरत के अंदर तो वो मौजूद है। लेकिन बाकी
लॉ ऑफ द लैंड और पाकिस्तान में क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा, वो सब कुछ इसी तरह है। हाँ, बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत सारे लोगों की एक इटर्नल डिबेट है कि जी इस्लाम ये कहता है तो आप ये कर रहे हैं तो फांसी की सजा हो सकती है या सर कलम करना चाहिए, ये एक अलग बहस है। लेकिन पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पाकिस्तान का इंटैक्ट है, मतलब लॉ ऑफ द लैंड जो है वो ये आईने पाकिस्तान से है। मेजर साहब, आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये एक सब्सिडियरी बुक है कुरान और सुन्ना की, दैट्स इट। वो एक गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर देता है जिसकी होने की भी जरूरत नहीं है। अगर रहनुमाई लेनी है तो काजी साहब से ले लीजिए ना। डॉक्टर साहब देखें, मैं आपको अपना नुक्ता नजर दे देता हूँ, मे भी आप इस पर सोच लीजिएगा, बेशक नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा इसको देख लूँ। डॉक्टर साहब, जब पाकिस्तान बना था उसके बाद जो पाकिस्तान का पहला आईन 1956 या 58 में जब भी पास हुआ, उसके बाद 71 में जो कुछ हुआ, तो उसके मुताबिक तो वो उस पर कोई बहस नहीं थी कि भाई इसमें कुरान को, सुन्नत को या कोई इस तरह की अहादीस को या इस तरह, वो एक उन्होंने जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसी तरीके से बनाया। हाँ, उसमें उन्होंने ये जरूर रखा कि भाई गाइडेंस जो है, सुप्रीम जो मतलब इख्तिदार है वो अल्लाह ताला की जात का। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान में ये जो एक 30-35 साल का दौर गुजरा है कि जिसमें यहाँ पे जिहाद और ये सारा कुछ, फिर वो जो आप कह रहे हैं कि जी उसमें सऊदी फंडिंग थी, मेरे हिसाब से उसमें अमेरिकन फंडिंग थी, लेकिन ये है कि जी जो कुछ भी वो हुआ उसके बीच में ये थोड़ा सा एक पीरियड आया कि जिसमें जो है ना ये लाइनें क्रॉस कर गई। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर आज भी जो आइन है उसमें जो कुछ दर्ज है वो बिल्कुल ऐसी दर्ज है जैसे किसी और मुल्क का दर्ज है। लेकिन मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि देखें, एक तरफ आप कहते हैं कि जी अब मैं मिसाल देता हूं, अभी ये इंग्लैंड के अंदर वो कोई 2 लोग थे कि जो रशियन गवर्नमेंट को मतलूब थे और उनको कोई सिंटैक्स या इस तरह करके, आपको याद होगा, कोई पॉइजन दिया था जिसकी वजह से बड़ा शोर मचा। उन्होंने कहा कि जी ये रशियन KGB है, वो 2 रशियन देखे गए थे जी, उन्होंने ये किया है, प्यूटन साहब के हुक्म पे किया है। और उसके बाद आपने देखा था कि सारे के सारे जो सफेद कौम, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मतलब वो ऐसे लगता था कि मैं किसी को कह रहा था कि ये सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए हैं अभी रशिया के खिलाफ, कि ऑस्ट्रेलिया वाले को भी, न्यूजीलैंड वाले को भी, सबको तकलीफ है। अब अगर उनका सारों का भाईचारा हो सकता है इसलिए कि जी उनका रंग एक तरह का है, या वो कहते हैं कि जी हमारा एक अपना वो है, तो वो सारे इकट्ठे, तो मुसलमान क्यों नहीं हो सकते? हम एक दीन के मानने वाले हैं, हमारे दीन में उम्मत का कॉन्सेप्ट है, हमारी ये सारी बातचीत मौजूद है। जहां तक आप तुर्की की बात कर रहे हैं, तो देखें तुर्की आज तक इस बात को याद करता है कि जी ऑटोमन एम्पायर जब खत्म की जा रही थी तो उस टाइम पे पाकिस्तान, हिंदुस्तान उस टाइम पे हिंदुस्तान था, कि उस टाइम पे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने एक तहरीक चलाई थी, और जहां तक अगर मुझे गलत याद नहीं पड़ता तो गांधी साहब ने भी उसकी सपोर्ट की थी, और वो थी कि यहाँ पे औरतों ने अपने जेवर, बालियां, मतलब जो उनसे बन पड़ा, उन्होंने पैसे जमा करके सल्तनत उस्मानिया भेजे कि किसी तरीके से वो सल्तनत उस्मानिया बच जाए। वो नहीं बची, वो एक अलग कहानी है। लेकिन तुर्की के लोग बिलअमूम इस बात को याद करते हैं कि जी हिंदुस्तान, पाकिस्तान के जो लोग हैं इन्होंने हमें सपोर्ट किया था। और उसमें मैं आपको ये वेरीफाई कर दूंगा अगली किस्त में कि उसमें गांधी साहब ने भी खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था मुसलमानों के साथ। उन्होंने कहा कि जी इनकी ये मूवमेंट है तो हम इसको सपोर्ट करते हैं। तो तुर्की उसकी वजह से पाकिस्तान के साथ आज भी एसोसिएटेड है। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान हमारा भाई है। बड़े तो मुश्किल अगर वक्त तुर्की वो मुझे पता है कि तुर्की आपकी उससे उस वजह से एसोसिएट है, तो फिर भारत के मुसलमान ने अपनी धरती को धोखा दे करके एक उस कैलिफेट को बचाने की कोशिश की जो उसका था भी नहीं। उसने अपनी भूमि के साथ गद्दारी की, क्योंकि वो अंग्रेजों के साइड में जाके खड़ा हो गया, और गांधी जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था जिसको वो कैलिफेट वो बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों से कहा कि हम आपके साथ वर्ल्ड वॉर में हैं, हमारी एक कंडीशन है कि आप जो है कैलिफेट को डिसमेंटल नहीं करेंगे। हालांकि वो अरबी कैलिफेट भी नहीं थी, वो तुर्की कैलिफेट थी, वो किसी तरीके से इस्लामी कैलिफेट नहीं थी। लेकिन भारत के मुसलमान अपनी मिट्टी को उस समय भी दगा दिया, और आज भी वो अपनी मिट्टी को दगा दे रहा है, क्योंकि वो अपनी हेरिटेज को नहीं समझ पा रहा है। नहीं, डॉक्टर साहब, हेरिटेज को समझना एक अलग बात है, वहां पे मेरा आपके साथ इत्तेफाक है। लेकिन उसने अपनी मट्टी को धोखा तो नहीं दिया ना डॉक्टर साहब, उसने तो अपनी अंग्रेजों के पास ऑप्शन था, उसी समय चल रहा था कि भाई ये मौका है, अंग्रेज कमजोर है, इनको यहां से निकाल दो।
भारत का मुसलमान जाके साथ में खड़ा हो गया, उसने कहा हम नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि तुर्की में तुम प्रॉमिस करो कि तुम हमारे खलीफा को नहीं तोड़ोगे। वो खलीफा इस्लामी भी नहीं था। हर कोई जानता है कि इस्लाम में 4 खलीफा के बाद किसी और खलीफा के आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट ने बता दिया था। डॉक्टर साहब कैसे मान सकते हैं? कल को कोई अफ्रीकन खड़ा होकर के चार स्टेट जीत लेगा, आप उसको खलीफा मान लेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखें, वो एक नुक्ता नजर है कि जी कुछ कहेंगे कि वो खलीफा नहीं था, लेकिन वो अपने आप को इस्लामी खलीफा ही कहते थे, वो अपने आप को एक इस्लामिक एम्पायर ही कहते थे। तो बहरहाल ये टॉपिक से बड़े अलहदा हो गए हम, लेकिन मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि जी हेरिटेज वाली बात के ऊपर मैं समझता हूं कि जी देखें, हेरिटेज मुश्तरका है और वो शेयर्ड है, इंडिया का भी पाकिस्तान का भी। हम भी इंडस सिविलाइजेशन है, इंडिया भी इंडस सिविलाइजेशन है। मेरी बोली, इनकी बोली, हमारी भाषा, हमारी बातचीत, ये सब कुछ। अब डॉक्टर साहब मैं आपको बताता हूँ गलतियां कहां पे होती। अब जनरल आसिम मुनीर ने तकरीर की ना, अब मुझे याद नहीं है कि आपने या किसने कहा कि जी उन्होंने कहा जी हमारा डीएनए अलग है। आपको पता है मैंने पूरी जाके तकरीर दोबारा पढ़ी है, ठीक, मुख्तलिफ उससे वेबसाइट से ढूंढ के, और कहीं डीएनए का जिक्र नहीं है। हाँ, कल्चर का जिक्र है, मतलब हमारी रवायतें ये वो है, लेकिन डीएनए का जिक्र नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि देखें मेजर साहब, मैं समझ सकता हूं कि आपका आप शायद यू हैव अ मिडिल पाथ आप लेना चाह रहे हैं, आपकी प्रोग्रेसिव आउटलुक को भी जो लिमिटेड है मैं समझ सकता हूँ, और मैं उसका बहुत अब मैं आपके बात बताऊं, कुछ ना आप में वो सारे मेरे रिश्तेदारों वाले ना वो जरासीम हैं कि वो जब देखते हैं ना कि मैं कोई सही बात कर रहा हूं तो वो कहते नहीं मुझे पता है पूरी है, तू खुल के बोल नहीं सकता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आप बिल्कुल खुद के बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप वो पॉइंट ढूंढ रहे हैं जो वो बेसिकली पॉइंट पे लाना नहीं चाहते। पहली बात तो मैंने किसी उसमें डीएनए की बातचीत की ही नहीं। बात ये थी, वो कह रहे थे कल्चरल सुपीरियर हैं और हम अलग हैं, सुपीरियर भी नहीं कहा ना, डीएनए का है ना कल्चरल सुपीरियर कहा है भाई, वो तो मैं आपको भी सुना। मैं दोबारा देख लूंगा, लेकिन मैं आपको अभी सुनवा देता हूं, उसमें तो कोई ज्यादा समय भी नहीं लगने वाला है। आप चाहेंगे तो मैं आपको ये लीजिए, ये आगे आपके सामने, ये सुनिए। इसके ऊपर एक अंग्रेज ने शो किया था, अंग्रेज ने, अमेरिका को मुझसे बात किया उसमें, ये लीजिए। फॉर्मूला ऑफ डिनायल of any thing to do with it. They have done that in 2611 years. ये तो आपका शो है ना डॉक्टर साहब, मैं ठीक है, आपकी बात मैं जाके देख लूंगा, अगर हुई तो मैं बताऊंगा आपको। अभी आप कह रहे थे मैं गोरों को मानता नहीं हूं, अभी आप मुझे गोरे के शो दिखा। नहीं, गोरे के शो में उसने रिएक्ट गुड पॉइंट उसने, लेकिन ऐसा नहीं है, हम भी आपके रिश्तेदार हैं, कुछ ना कुछ तो हमारे पास। नहीं, मैं आपको शो नहीं दिखा रहा हूं, वो उन्होंने गोरे का आपका शो तो मैं हंसते खेलते दिखूंगा, लेकिन आप गोरे को देखें, गोरे पे भी मेरा आपका कॉमन ग्राउंड है, मैं भी गोरे का कोई इतना वो नहीं हूं। देखिए मैं आपको वो, चलिए अच्छा, इसको अभी मैं इसका नेक्स्ट में रख लेंगे। बिल्कुल, इस पे हम दोबारा भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग वेस्ट में रहते हो, आप पाकिस्तानी हो, डोंट यू थिंक वी आर कल्चरल सुपीरियर देन वेस्ट। ये स्पीच है, आई स्टैंड बाय माय थिंग। मैं आपको अगली बार प्रूफ के साथ आ जाऊंगा। कल्चरल सुपीरियरिटी की बात उन्होंने कही। देखिए अगर उन्होंने ये कहा ना कि कल्चरली सुपीरियर देन द वेस्ट, हाँ जी, फिर तो बहुत ही अच्छा कहा, क्योंकि गोरे से तो हमारे अदब आदाब जनाब हजूर, वो तो नहीं, ऐसा नहीं है मेजर साहब, ऐसा नहीं है। ओहो डॉक्टर साहब, नहीं, ये गलत है। आपके तो गोरों से ही आते हैं यार, आपका रिलीजन गोरों से आता है। ये क्रिश्चियनिटी और क्या नाम है, ये जुडाइज्म पे बेस्ड आपका रिलीजन है। ये तो आप ना कहना, आप तो यार ईसा मसीह का सम्मान करने वाले लोग हैं। आप कैसे कह सकते हैं आपका गोरों से नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं भाई? बाइबल आपके लिए, देखिए मैं कोई भी वाले तो ये फलस्तीन, जॉर्डन और ये सब थे ना जी। एक मिनट सुन लें, एक मिनट। मैं ना दुनिया में रहा हूं और मैंने हर जगह महसूस किया है ना, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ एक ना मिसकंसेप्शन है, वेस्ट की लड़कियां ना बड़ी करप्ट होती हैं, वो हर किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन में आ लेती हैं, सो जाती हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, नहीं, ऐसा नहीं। वो भी हर लड़की का इंस्टिंक्ट है, ईश्वर ने लड़की को बनाया है, हर लड़की का इंस्टिंक्ट है कि वो अपना पति चाहती है, अपना बॉयफ्रेंड। कुछ हैं जो कंफ्यूज हो गई है, मगर वो तो हर सोसाइटी में होती है,
वो आपको हर सोसाइटी में ऐसे एबेरेशन लड़के और लड़कियां सब मिलते हैं, लेकिन हर लड़का चाहता है कि उसका शादीशुदा हो, परिवार हो, बच्चे हो, वो अपनी खुशहाल फैमिली ले। यही दुनिया का कल्चर है, यही वर्ल्ड का कल्चर है। कोई अपने माँ बाप को नहीं निकालता। हाँ, उनके पास जब से उनका स्टेट स्ट्रांग बना है तो इंडिविजुअलिज्म जो है उनके यहाँ पे ज्यादा आया है, जो कि एक प्रोग्रेस में, जब आप सोसाइटी प्रोग्रेस होती है, प्रोग्रेसिव होती है, या सोसाइटी में जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तो लोग पैसे को लेके लड़ते हैं, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है कि भाई मैं ही कमा रहा हूं, मैं सबका क्यों उठाऊं, ये वो। जब मुश्तरका प्रॉपर्टी हुआ करती थी, सबकी कॉमन प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जिसे कहते हैं कि शेयरिंग प्रॉपर्टी हुआ करती थी, तो लोग एक दूसरे के साथ रहा करते थे। आज आप कमाएंगे और आपका भाई अगर कम कमा रहा है और आपके साथ रहेगा तो आपके घर में हो जाएगा तू मैं, और ये मानवता है। तो ये कह देना कि डॉक्टर साहब एक चीज ऐड करूंगा आप ही की बात में, कि मेरी वालदा, ये मेरे वालिद साहब जो है वो इंडियन फिल्में देखा करते थे, तो मेरी वालदा कहती थी देखो कैसे माँ का अदब करते हैं, ठीक है इंडियन फिल्म्स में। और इसी तरीके से फिर मेरी वालदा ऑस्ट्रेलिया गई तो उन्होंने वापसी में मुझे कहा कि ऑस्ट्रेलियंस हैं जो अपनी माओ का सही अदब करते हैं, कि उनको मॉल्स के अंदर उनकी व्हील चेयर्स लेके, और ये वो आपकी बात ठीक है कि यहाँ पे अक्स बना हुआ है कि जैसे हम ही सबसे अच्छे हैं और बाकी सारी दुनिया जो है वो बहुत ही वो है, तो वो मैं आपसे एग्री करता हूँ। जी, मैं भी आपसे कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, ह्यूमन सब जगह पे एक जैसे हैं, कोई किसी से सुपीरियर नहीं है। एग्जैक्टली। जैसे जैसे प्रोग्रेसिवनेस आएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, लोग इंडिविजुअलिटी की ओर जाएंगे। कॉमन फैमिली और एक परिवार और ये सब नहीं होते, दुश्मनियां सालों साल चलती हैं हमारे यहाँ गांवों में, आपके यहाँ भी गांवों में। ये कह देना कि वो लोग बड़े वो हैं, खराब हैं, घटिया, ऐसा नहीं है। हर लड़की, मैं बता रहा हूँ, मेरी जो गर्लफ्रेंड थी या वाइफ भी बनी वो मैं उनके साथ था। अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से हमारा रिश्ता टूटा, क्योंकि उनको जाना पड़ गया था और 2 साल तक भी कोई तरीका ही नहीं था मिलने का। देन वी डिसाइडेड टू पार्ट ऑलवेज। वो हाफ जर्मन थी, हाफ रशियन थी, मगर उन्होंने वो इतना, जो आप कह लीजिए बेस्ट टाइम मेरे अपनी लाइफ का था, वो मैंने उनके साथ बिताया। कोई लड़की ऐसी नहीं होती कि वो लड़की है तो वो चरित्रहीन नहीं होगी, उसकी टेंडेंसी उसको ईश्वर ने बना के भेजा है। अल्लाह नहीं बनाया ना लड़की, गोरी लड़की और पाकिस्तानी लड़की को तो अल्लाह ने अलग अलग नहीं बनाया ना। नफ्सियात तो अल्लाह ने सबको सेम दिया ना। अगर हम आपकी लॉजिक से भी जाए तो नफ्सियात तो हर उस लड़की का सेम है कि वो अपने पति के अलावा किसी के साथ वो नहीं होना चाहती, शेयर नहीं करना चाहती अपने पति को। फिर ये कैसे हो गया कि वो लड़कियां कुछ होंगे भाई, कुछ होती हैं लड़कियां जो फ्री हो जाती है, मतलब दैट्स नॉट अ सोसाइटल थिंग, एबरेशन है, एक्सेप्शन है। हमारे आपके सोसाइटी में चोर भी पाए जाते हैं, उचक्के भी पाए जाते हैं, लफंगे भी पाए जाते हैं। हर लड़का चोर उचक्का है, ये ठीक नहीं है। आपकी बात मेरी बात यही है, ह्यूमैनिटी सेम है, सारी कल्चर सम्माननीय है, सारे कल्चर बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं। सब अपनी अपनी माओं का, बहनों का, बेबियों का और उसका सम्मान करते हैं। कोई कहीं पे कम ज्यादा नहीं होता। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इसमें आपने आई होप सब में पाकिस्तान को शामिल किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं पाकिस्तान के कल्चर पे कभी नहीं बोलता। पाकिस्तान का कल्चर भी बिल्कुल मानवों का कल्चर है। मैं तो अपने उसमें बोलता हूँ, मुझे रिबाहा जी एकदम बहुत अच्छी लगती है। मुझे इन लोगों में अनम, निमरा, इन लोगों में अपनी बहन दिखती है, बहुत अच्छी लगती है। इन्होंने मुझे उतना सम्मान दिया, उतना रिस्पेक्ट दिया। कल्चर तो सब क्या सेम होता है, कल्चर किसी का खराब नहीं होता, पाकिस्तान इंक्लूडेड है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और मेजर साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। लेकिन मेजर साहब, इस कल्चर को बचा के रखिए, बस यही है आपसे। और डॉक्टर साहब कोई फिक्र ना करें, हम इधर हैं, ये कल्चर भी इधर ही है, आप भी इधर ही हैं। तो मैं तो कहूंगा कि अगर आप मेरी माने ना, कि रिबाहा भी और आप लोग भी, तो एक प्रोग्राम करना चाहिए कि जी नयापन क्या हो सकता है। कि एक तो हो गया ना कि ये जो सारी बहसें हम कर रहे हैं, यकीन करें आप, तो मुझे लगता है कि मैं बार बार वही, जिस तरह वो बात लंबी हो रही है, लेकिन वो कई दफा ना मेरे घर में मेरी बेगम या मेरी वालदा या रिश्तेदार की बात करें तो मैं कहता हूं कि यार ये जिंदगी में मैंने पहले भी कहीं सुना हुआ है कि इसी तरह किसी ने मुझे कहा था। वो फिर मुझे कहते हैं कि तुम बहुत खराब आदमी हो, तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं डॉक्टर साहब ये कह रहा हूं कि ये बातें हमने कर ली, मुझसे पहलों ने भी कर ली, उनसे पहलों ने भी कर ली। मेरे ज़हन में यह था कि अगर इंडिया ने कहा कि जी वीजा बैन, पाकिस्तानी 48 घंटे में निकल जाएं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान के सारे नौजवान जिस तरह ये रिबाहा वगैरह हैं, तो भाई इंडियन एम्बेसी के बाहर पहुंच जाए और कहें कि नहीं जनाब हमें वीजा चाहिए, हम तो जा भी नहीं रहे थे, सोचा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था,
लेकिन ये बैन बैन वाली कहानी नहीं चलेगी, आप हमें वीजा दें, या इंडियंस जो है वो पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर चले जाएं और वो कहेंगे जनाब आप हमें वीजा दें, हम जाना चाहते हैं पाकिस्तान, हम देखना चाहते हैं क्या है वहां पे, कौन सी वहां पे मारधाड़ हो रही है, कौन सी वहां पे जो है ना इस्लामी, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि क्या डॉक्टर साहब कुछ नया भी हो सकता है। आप तो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ चलते हैं, तो क्या कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज भी हो सकते हैं? क्या कोई यहां से पतंगें जा सकती हैं कि जो उधर पहुंच जाए, मुझे बजाय इसके कि ये जो ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स के। पतंगों का बैन तो हटा दीजिए। ओ यार, वो पतंगों का डॉक्टर साहब यहाँ पे ऐसी ऐसी खतरनाक इन्होंने डोरें बनाई हुई हैं, बड़े अफसोसनाक वाकये हुए हैं, तो वो किसी उस वजह से नहीं है क्योंकि कल्चरल की वजह से, दोनों पे बैन लगाइए ना, पतंगों पे क्यों बैन लगा दिया, दोनों पे बैन। डॉक्टर साहब वो जो था ना, जो डोरे हैं, वो कोई तरीका ही इनको नहीं समझ आ रहा था कि कैसे कंट्रोल करें। लेकिन बहरहाल मैं ये बात कह रहा हूं कि या कोई इससे भी नया आइडिया कि भाई कोई गेम बन जाए, कोई आई डोंट नो कि जी बताऊं मेजर साहब, मैं तो एक आइडिया दूंगा कि जैसे आपके कुछ प्रोग्रेसिव प्रोफेसर्स हैं जो यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दे सके, ऑनलाइन लेक्चर दे सके, अच्छी बातें करें, तो वी वुड बी मोर देन हैप्पी। पीएचडी स्कॉलर्स बन सकते हैं, मतलब आई डोंट नो गवर्नमेंट ही जो करेगी वो करेगी, लेकिन ये आइडिया बिल्कुल है, एजुकेशनल एक्सचेंज शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट, बिकॉज बेसिकली खेम तो ये यूनिवर्सिटीज का है और स्कूलों का है, पॉलिटिक्स का नहीं है, मिलिट्री का नहीं है, खेल तो ये हमारा ही है एज अ प्रोफेसर। तो वो बिल्कुल एक अच्छी वो है कि क्लासेस हो सकती है, कॉमन कॉल क्लासेस हो सकती है। मेरी नौकरी खत्म करने के चक्कर में और अपनी प्रमोशन के चक्कर में नहीं, मैं आपकी नौकरी को फॉरएवर बनाना चाहता हूं, क्योंकि टीचर कभी रिटायर नहीं होता, तो मैं तो चाहता हूं आपकी नौकरी कभी खत्म ही ना हो। हाँ नहीं, अगर आप मुझे टीचर के ग्रुप में शामिल कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी। मैं समझा शायद आप कह रहे हैं फौजियों को फारिग करो, प्रोफेसरों को जो है ना वो प्रमोशन। नहीं, फौजियों को फारिग कोई नहीं कर रहा, लेकिन फौजी फौज का काम करे, बस फौजी पढ़ाए नहीं, फौजी बैंक ना बन जाए, फौजी इंडस्ट्री ना बन जाए, फौजी जो है वो अब आप उधर ना जाएं, बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया इससे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच मेजर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आज के सेशन में, और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच।